Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. I hope everyone is doing good. वेलकम टू दिस सीरीज जहां पर हम PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इसके थ्रू बेसिकली हम एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, राइट? सो इट्स नॉट अ होल ऑफ लॉट ऑफ डेज जब हमारा प्रीलिम्स अभी आने वाला है, राइट? यूपीएससी प्रीलिम्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. दिस इज द टाइम टू स्टेप अप योर प्रिपरेशन. आपको अपनी थोड़े से एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? ट्राई टू रिवाइज एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल एंड स्पेशली जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, वॉट एवर टेस्ट सीरीज यू आर गिविंग, प्लीज फॉलो इट वेरी रिलीजियसली, ठीक है? उसको अच्छे से फॉलो कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दिए हैं उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करें. आप एनालाइज करके यू हैव टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड क्या आपके स्ट्रेंथ्स है. उसके थ्रू ही आप बेसिकली बेटर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? सो वेलकम टू दिस सीरीज जहां पर आज हम लेसन 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो बुद्धिज्म और जैनिज्म एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, राइट? सो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, वी हैव सीन कि जो हमारा स्टोन एज था वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट? देन केम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. देन केम वैदिक एज, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नॉट वेरी रेगुलर. अब हम आते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर. सो बुद्धिज्म जैनिज्म कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, जो चीज़ एक्चुअली हम अभी देखेंगे भी. सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स में हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय विच स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? सो अनुव्रत जो कंसेप्ट है वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट का है? क्या वो महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है, क्या वो हीनयाना बुद्धिज्म का पार्ट है, क्या वो जैनिज्म या फिर क्या वो लोकयुक्त स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है? नाउ अगर आपने अपना बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रॉपर्ली कवर किया होगा तो यू कुड हैव अंडरस्टूड कि अनुव्रत और महाव्रत ये 2 कंसेप्ट्स होते हैं जो कि जैनिज्म का पार्ट होते हैं, ठीक है? अनुव्रत और महाव्रत समझिए. जैनिज्म बोलता है कि आपको अगर कर्म से, यानी कि अगर आपको कर्मों के पार जाना है और आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो बेसिकली आपको 5 वॉज लेने पड़ते हैं. वॉज का मतलब है कि आपको 5 बेसिकली कस्में खानी पड़ती हैं, ठीक है? क्या क्या है, क्या क्या करना होता है? आपको अहिंसा को फॉलो करना होता है, मतलब कि आप नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे. दूसरा, आप सत्य को फॉलो करेंगे. सत्य मतलब आप ट्रुथ को फॉलो करेंगे. थर्ड इज अस्तेय. अस्तेय मतलब आप चोरी नहीं करेंगे, मतलब जो चीज किसी और की है उस चीज के ऊपर आप खुद दावा नहीं करेंगे. चौथा, ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबसी. एंड 5वां, अपारिग्रह, मतलब किसी एक चीज से आप बहुत ज्यादा पोजेस नहीं हो जाएंगे, राइट? आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागेंगे. सो ये 5 वॉज हैं जो कि जैनिज्म के अंदर फॉलो किए जाते हैं. अब देखिए, जैनिज्म के अंदर ये बोला जाता है कि ये जो 5 वॉज है ना, इसको पूरा करने के 2 डिफरेंट वेज होते हैं. दो वेज हैं जिसके थ्रू आप इसको पूरा कर सकते हैं. जो पहला वे है वो है कॉमन पीपल के लिए, यानी कि नॉर्मल पर्सन्स के लिए. जो नॉर्मल पर्सन है वो जो है इन 5 वॉज को जब पूरा करेंगे तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं है. ये बोला जाता है जैनिज्म के अंदर कि आप उसको आराम से ईजी तरीके से पूरा कर सकते हैं. बट जो जैन मॉन्क्स होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? मतलब ये 5 वॉज उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं. तो जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए इसको अनुव्रत कहा जाता है. अनुव्रत कि देखिए ये 5 व्रत हैं और अनु का मतलब होता है छोटा, स्मॉल. तो ये व्रत जो है इनका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली स्मॉल है. आई होप दिस इज क्लियर. और दूसरा, जो जैन मॉन्क्स हैं उनके लिए ये महाव्रत है. महाव्रत अगेन ये व्रत यानी कि वॉज, और महा मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर कि अनुव्रत और महाव्रत ये 2 कंसेप्ट जैनिज्म से रिलेटेड है और जैनिज्म के अंदर 5 वॉज के बारे में बात करते हैं और उन 5 वॉज को किस तरीके से पूरा करना है उसके ऊपर अनुव्रत और महाव्रत ये 2 कंसेप्ट बने हुए हैं. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट पे. अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, कि इनमें से कौन सा जो है वो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है. नाउ देखिए, यहां पर ध्यान से समझो. क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि ये लिटरेचर किसने लिखा है, राइट? ये नहीं बोल रहा है कि ये लिटरेचर कहाँ लिखा गया था, कब लिखा गया था. इट इज सिंपली आस्किंग कि इनमें से कौन सा लिटरेचर जैन का पार्ट है और कौन सा लिटरेचर जैनिज्म का पार्ट नहीं है. 4 ऑप्शन दिए हैं: थेरी गाथा, अकारांगा सूत्र, सूत्र कृतंग और बृहत कल्प सूत्र, ठीक है? अब समझिए, देखिए ये जो 4 किताबें हैं ना, अगेन वंस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जहां पर आपको ये समझना है कि थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा, थेरी जो होता है वो बुद्धिस्ट टीचर्स को बोला जाता है,
बुद्धिस्ट टीचर्स को थेरी बोलते हैं। तो थेरी गाथा का मतलब क्या होगा, उन बुद्धिस्ट टीचर्स के बारे में गाथा है, गाथा है मतलब उनकी कहानियां हैं, राइट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो थेरी गाथा कौन से सेक्ट ऑफ रिलीजन से पर्टेन करेगा, दिस विल पर्टेन टू बुद्धिज्म। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जैनिज्म का पार्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये बुद्धिज्म का पार्ट है तो ये जैनिज्म का पार्ट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द आंसर, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर आंसर मिल गया, दैट द आंसर इज यहाँ पर, आई होप दिस इज क्लियर, दिस थेरी गाथा, ठीक है। ऑलराइट, समझते हैं। देखिए थेरी गाथा जैसे मैंने आपको बताया ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है और इसके अंदर छोटे छोटे पोएम्स लिखे हुए हैं जो अर्लियर बेसिकली बुद्धास थे, मतलब अलग अलग जो बुद्धा के गुरुज रहे हैं अर्लियर टाइम्स में, जो डिफरेंट बुद्धास थे उनके बारे में मेंशन्ड है यहाँ पर चीज़ें। अब देखो एक चीज़ समझो, जो जैन लिटरेचर है ना, जैन लिटरेचर जो है उसको अंग लिटरेचर बोला जाता है, अंग लिटरेचर। और अंग लिटरेचर में टोटल 12 किताबें हैं, मतलब 12 किताबें हैं जैनिज्म के अंदर, जिसमें जो पहली किताब है ना उसका नाम है अकारांगा सूत्र। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अकारांगा सूत्र क्या है, ये फर्स्ट जैन किताब है, फर्स्ट जैन अंग किताब है। और जो सूत्र कृतंग है ये सेकंड जैन किताब है। तो सबसे पहली किताब है अकारांगा सूत्र और सेकंड किताब है सूत्र कृतंग, ये जैनिज्म लिटरेचर की। इसके अलावा जो बृहद कल्प सूत्र है, ये बृहद कल्प सूत्र भी जैनिज्म के ही एक बुक है, जहां पर जो बाकी जैन गुरुज थे, सिंपल वर्ड्स में जो उनके टीचर्स थे महावीर से पहले, उन सब के बारे में मेंशन है बृहद कल्प सूत्र में। स्पेशली बृहद कल्प सूत्र में सबसे जो ज़्यादा सेगमेंट लिखा हुआ है वो 2 मेन लीडर्स के बारे में मेंशन्ड है। एक तो मेंशन्ड है महावीर, जो कि ऑब्वियसली महावीर थे, जिन्होंने जैनिज्म को सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया था, राइट, जिनके नाम पर हम जैनिज्म को जानते हैं, पहली चीज़ तो। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा मेंशन्ड है, महावीर से जस्ट पहले जो जैनिज्म के सबसे बड़े गुरु थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। तो महावीर और पार्श्वनाथ इन दोनों के बारे में मेंशन्ड है इस किताब में, जिसका नाम है बृहद कल्प सूत्र। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन बोला था कि इनमें से कौन सा जैनिज्म लिटरेचर का पार्ट नहीं है। आंसर था थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। और जो अकारांगा सूत्र है ये फर्स्ट जैन लिटरेचर है, मतलब अंग लिटरेचर जो है टोटल 12 किताबें हैं, उनमें से पहली किताब का नाम है अकारांगा सूत्र और दूसरी किताब का नाम है सूत्र कृतंग। इसके अलावा जो बृहद कल्प सूत्र है उसमें अर्लियर जैन टीचर्स के बारे में मेंशन्ड है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1997 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंद पान्हो is in the form of a dialogue between the king Menander and Buddhist monk कौन। सो इन बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम पूछा हुआ है। फिर समझिए, मिलिंद पान्हो जो है वो एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो मिलिंद पान्हो बुक है वो एक डायलॉग के फॉर्मेट में है, मतलब डायलॉग के बारे की बात करता है, 2 लोगों के बीच में बातचीत की बात करता है ये पर्टिकुलर किताब। कौन से 2 लोगों की, एक तो उनमें से है किंग मिनेंडर। किंग मिनेंडर कौन थे, ये एक इंडो ग्रीक किंग थे, मतलब ग्रीक के एक राजा थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। नाउ इंडो ग्रीक किंग थे किंग मिनेंडर। अब उनकी एक बुद्धिस्ट मॉन्क से बात होती है, वो बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या है, सिंपल वर्ड्स में पूछा हुआ है। द ऑप्शन आर नागसेना, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिला भट्ट। नाउ एक चीज सबसे पहला समझने वाली बात है, बुद्धिज्म में 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्क्स हैं इन चारों में से, वो है नागसेना एंड नागार्जुन। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो है नागसेना। मतलब कि जो किताब है मिलिंद पान्हो में किंग मिनेंडर के साथ जिस बुद्धिस्ट मॉन्क ने बात किया है, जिन बुद्धिस्ट मॉन्क ने, उनका नाम है नागसेना, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मिलिंद पान्हो ने नागसेना के साथ बात की है और उन्हीं दोनों की बातचीत को इस किताब के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है और दैट बुक इज कॉल्ड एज मिलिंद पान्हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब देखिए किंग मिनेंडर के बारे में थोड़ा समझिए। किंग मिनेंडर जो कि इंडो ग्रीक राजा थे, ठीक है। जब वो इंडिया में आते हैं ना, तो इंडिया में आके उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर काफ़ी क्यूरोसिटी दिखाई। उन्होंने मतलब जानना चाहा कि एग्जैक्टली बुद्धिज्म क्या है, उनकी फिलॉसफीज क्या है, किस तरीके से बुद्धिज्म अलग अलग चीज़ों को प्रोपोगेट करता है, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए किंग मिनेंडर ने। और नागसेना ने उनको अच्छे से समझाया, जिसके कारण किंग मिनेंडर ने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म और यहाँ तक कि उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया और किंग मिनेंडर से ही बिकेम किंग मिलिंद, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, मिलिंद जो है वो भी इन्हीं का नाम है, ठीक है, मिनेंडर का। और इसी मिलिंद वर्ड पर ही ये नाम, किताब का नाम मिलिंद पान्हो रखा गया है। मिलिंद पान्हो इज एक्चुअली द बुक ऑफ किंग मिनेंडर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी फिर से एक बार मिलिंद पान्हो के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलराइट, 1997 में ही एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जहाँ पर पूछा जाता है कि महायाना बुद्धिज्म, इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज वॉट। मतलब जो महायाना बुद्धिज्म है उसमें एक बोधिसत्व है
और बोधिसत्व का नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर को ही और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी एंड मैत्रेय। इन चारों में से क्या बोला जाता है अवलोकितेश्वर को? सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी सी बात समझते हैं। बुद्धिज्म दो डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कौन करवाते हैं? कनिष्क करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने करवाया। कहां पर करवाया? कुंडलवन नाम का एक प्लेस था जो कि कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है, कुंडलवन में करवाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनको वो किसने किया, प्रिसाइड ओवर किसने किया? मॉन्क कौन था? तो उनका नाम था वासुमित्र। वासुमित्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाया, कुंडलवन में करवाया, और वासुमित्र उन मॉन्क थे जिन्होंने प्रिसाइड ओवर किया। ठीक है। सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होने के बाद जो बेसिकली ये जो था, मतलब बुद्धिज्म जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक था हीनयाना बुद्धिज्म और एक था महायाना बुद्धिज्म। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस समझाऊं तो हीनयाना बुद्धिज्म बोलता है कि बुद्धा जो थे वो भगवान नहीं थे, रादर वो एक टीचर थे। ठीक है। और इनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। बुद्धा ने खुद मना किया था कि मेरी कभी पूजा मत करना, मतलब पूजा नहीं करने को बोला था। दैट इज वाई हीनयाना बुद्धिज्म में उनकी पूजा नहीं होती है। ठीक है। उनको एक गुरु माना जाता है, मतलब भगवान नहीं माना जाता। साथ ही साथ उनकी मूर्तियां वगैरह नहीं बनाई जाती है। बुद्धा को पूजा किया जाता है उनके साइंस के थ्रू। उनके जो साइंस थे, जैसे उनके स्तूप हो गए, वो उनका साइन है, तो उनकी पूजा होती थी स्तूप के थ्रू, ना कि उनकी इमेज के थ्रू। ठीक है। ये हो गया हीनयाना बुद्धिज्म। लेकिन जो महायाना बुद्धिज्म है उसने खुद को थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया। महायाना बुद्धिज्म सबसे पहले चेंज इसलिए करता है बिकॉज उसको लगता है कि जो ये वाले हीनयाना बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना हो गया है, आउटडेट हो गया है। दैट इज वाई कुछ नया करने की जरूरत है। एंड दैट इज वाई महायाना बुद्धिज्म क्या करता है? पहले चीज तो बुद्धिज्म की इमेजेस बनवाना स्टार्ट करता है, आइडल्स बनवाना स्टार्ट करता है। ठीक है। अलग अलग मूर्तियां बनती हैं, उनकी पूजा होनी स्टार्ट होती है। और महायाना बुद्धिज्म जो है उनको टीचर ना मान करके उनको गॉड मानता है। बुद्धिज्म को एक गॉड का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ महायाना बुद्धिज्म जो है संस्कृत में अपनी टीचिंग्स को स्टार्ट कर देता है। ठीक है। सो ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं। हीनयाना बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप नहीं होती थी, टीचर माना जाता था बुद्धा को, और पाली लैंग्वेज के अंदर वो मासेस को एक्सप्लेन करते थे। बट महायाना बुद्धिज्म में क्या होता है? पहली चीज तो आइडल बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है। उनको टीचर ना मान करके उनको गॉड माना जाता है, और पाली को छोड़ करके संस्कृत लैंग्वेज में उनको बेसिकली चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है। मतलब संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रीच करना। आई होप महायाना और हीनयाना में जो बेसिक डिफरेंसेस थे आपको वो समझ आ गए। नाउ लीव एवरीथिंग एल्स। ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि महायाना बुद्धिज्म को सबसे पहले चीज तो आप समझो कि एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बुद्धिज्म था। मॉडिफाइड यानी कि थोड़ा सा टाइम के साथ बदलने की कोशिश कर रहा था ये बुद्धिज्म। ठीक है। तो यही क्वेश्चन बोला है कि महायाना बुद्धिज्म में जो अवलोकितेश्वर है, जो कि एक बुद्धा की एक रूप है, बोधिसत्व है, उनका और क्या नाम है? क्या ये वज्रपाणी है, मंजूश्री है, पद्मपाणी है, फिर मैत्रेय है? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर है पद्मपाणी। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी भी कहा जाता है। सो पद्मपाणी का मतलब क्या है? होल्डर ऑफ द लोटस। पद्म का मतलब होता है पद्मा, पद्मा का मतलब होता है लोटस यानी कि कमल। सो अगर आप एक बुद्धा को देखेंगे, बुद्धा की एक इमेज होती है जिसमें वो लेटे हुए हैं और उनके हाथ में एक कमल है, राइट? सो दैट इज पद्मपाणी एंड दैट इज अवलोकितेश्वर। आई होप दिस इज क्लियर। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी कहा जाता है। अब समझिए पहले बोधिसत्व कौन होते हैं। तो बेसिकली बोधिसत्व देखिए क्या होता है। जो गौतम बुद्ध थे, यानी कि जो ओरिजिनल बुद्ध थे, बुद्ध भगवान थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो बहुत सारे टीचर्स आते हैं, राइट? टीचर्स, स्पेशली वो टीचर्स थे जो कि खुद बुद्धा बनना चाहते थे। मतलब बुद्धा बनने का मतलब क्या है? जो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते थे। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बीइंग्स थे जो कि एक्चुअली एनलाइटनमेंट के बहुत पास पहुंच जाते हैं और जिनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है, लेकिन वो इस धरती पर रुके रहते हैं। मतलब देखो, एनलाइटनमेंट मिलने के बाद क्या होता है? आप ये शरीर त्याग देते हो बेसिकली, राइट? शरीर त्याग करके आप उस ब्लिस में एड ऑन हो जाते हो। मतलब माना जाता है कि वो जो वन सोर्स है जहाँ से सब जो लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब आए हैं, राइट? उस सोर्स में वापस मिल जाना ही मोक्ष है, राइट? उस सोर्स में आप वापस चले जाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, राइट? तो सिंपल वर्ड्स में समझे कि कुछ लोग जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर नहीं जा रहे हैं, उस ब्लिस में नहीं जा रहे हैं, रादर वो धरती पर रुके हुए हैं। क्यों? ताकि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सके। मतलब बाकी जो फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म के और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, वो उनकी हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज बोधिसत्वास। आई होप इट इज क्लियर। बोधिसत्व का मतलब है जिनको बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट मिल गया है, लेकिन वो अभी इस धरती को छोड़कर नहीं गए हैं ताकि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सके।
मोक्ष की प्राप्ति करने में, दे आर कॉल्ड एज बोधिसत्वास। अब बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, उनका नाम पद्मपाणि है। इसके अलावा वज्रपाणि जो है ये भी एक बेसिकली बोधिसत्व ही है, ठीक है। इसके अलावा मंजूश्री है, ये भी एक बोधिसत्व है। और मंजूश्री जो है ना, मंजूश्री को विजडम का गॉड माना जाता है, विजडम का। बिकॉज देखिए इन्होंने एनलाइटनमेंट तो लिया और साथ ही साथ माना जाता है कि ये बहुत वाइज हुआ करते थे, राइट। दैट्स वाई बुद्धिज्म में मंजूश्री गॉड की पूजा होती है फॉर इट्स विजडम। एंड फाइनली इट इज मैत्रेय। मैत्रेय क्या है? मैत्रेय है बेसिकली फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर बुद्धा मतलब माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बाद जो नेक्स्ट बुद्धा आएंगे उनका नाम होगा मैत्रेय। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। यहां पर आपको सारी चीजें समझ आ गई। नाउ एक चीज और समझिए कि जो अवलोकितेश्वर है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो पद्मपाणि है, पद्मपाणि एकमात्र ऐसे भगवान है, ऐसे बोधिसत्व है जिनकी मूर्ति बनकर पूजा होती है, ठीक है। और ऑलमोस्ट पूरे बुद्धिज्म में इनको पूजा जाता है, इनको फॉलो किया जाता है। इसलिए श्रीलंका में इनको नाथ देव कहते हैं। नाथ देव मतलब सिंपल ऐसा भगवान जिनको ये देव मानते हैं, नाथ देव कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। वज्रपाणि को हमने डिस्कस कर लिया, ये भी एक बोधिसत्व है जो कि काफी पहले आए थे। मंजूश्री भी एक बोधिसत्व है जिनको विजडम के लिए काफी ज्यादा पूजा जाता है। और मैत्रेय जो है वो नेक्स्ट ग्रेट बुद्धा है जो कि आएंगे, जो कि इसी कलयुग के अंदर आएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है 1998 का, जहां पर द क्वेश्चन सेज दैट द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 8-fold पाथ जो है वो इनमें से कहां पर मेंशन्ड है। अब देखिए एक चीज तो हमें पता है कि 8-fold पाथ जो है वो बुद्धिज्म का पार्ट है, राइट। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब बुद्धिज्म का पार्ट तो है, बट बुद्धिज्म में देखो यहां पर ऑप्शन में तो बुद्धिज्म नहीं है। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन सेज दीपवंश, दिव्यवादन, महापरिनिर्वाण सूत्र या फिर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ये 4 चीजें हैं। बोल रहा है 8-fold पाथ इनमें से किसका पार्ट है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये पूछ रहा है कि जो 4 डिफरेंट किताबें हैं ना, इन 4 किताबों में से कहां पर ये 8-fold पाथ के बारे में मेंशन किया गया है, ये पूछ रहा है। क्या ये दीपवंश के अंदर मेंशन किया है, या फिर ये दिव्यवादन के अंदर मेंशन किया है, या फिर ये महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन के अंदर मेंशन किया गया है। समझो, पहले हम ये समझते हैं कि देखो ये 4 किताबें, पहली चीज तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है। बिकॉज आपने पहले भी देखा कि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है कि जैनिज्म से रिलेटेड फॉलोइंग में से टेक्स्ट कौन से है, मतलब बुक्स कौन सी है, बुद्धिज्म की बुक्स कौन सी है। सो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चारों ध्यान रखना है कि चारों ही बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि चारों बुक्स किस चीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला है दीपवंश। दीपवंश बेसिकली श्रीलंका की एक किताब है जिसके अंदर जब बुद्धिज्म बेसिकली श्रीलंका तक पहुंच गया ना, उसके बाद श्रीलंका में कौन कौन से रूलर्स आते हैं, उनके पूरे वंश के बारे में मेंशन है। सो नाम से याद रखिए दीपवंश। दीप वर्ड से कुछ श्रीलंका को आप कनेक्ट कर सकते हैं और वंश वर्ड से आप कनेक्ट कर लो कि उनके वंश के बारे में बात की है। मतलब यहाँ पर राजा राजाओं के बारे में, उनकी अफिलिएशंस क्या थी, कौन कौन किस रिलीजन को मानता था, ये सारी चीजें मेंशन्ड है दीपवंश के अंदर, ठीक है। दूसरी जो चीज है, दूसरी किताब है, उसका नाम है दिव्यवादन। दिव्य वर्ड में दिव्य वर्ड को पकड़ो। दिव्य वर्ड का मतलब है कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने जो काफी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी थी, मतलब जो दिव्य टीचिंग्स दी थी, उन सारे टीचिंग्स को इस पर्टिकुलर किताब के अंदर मेंशन किया गया है दिव्यवादन के अंदर। थर्ड किताब है महापरिनिर्वाण सूत्र। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट समझो, बुद्धिज्म के अंदर 2 डिफरेंट कंसेप्ट है, एक है निर्वाणा और एक है महापरिनिर्वाणा। दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। देखो जब आपको सिंपल वर्ड निर्वाणा मिले ना, तो निर्वाणा का मतलब होता है एनलाइटनमेंट प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान प्राप्त होना, उसे कहते हैं निर्वाण प्राप्त हो जाना। बट जब वर्ड यूज होता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, तो इसका मतलब होता है डेथ, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है। तो जब बुद्धा को निर्वाणा मिला मतलब उनको एनलाइटनमेंट मिला, बट जब बुद्धा को महापरिनिर्वाण मिला मतलब बुद्धा की डेथ हो गई। आई होप दिस इज क्लियर, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो यहां पर बात हो रही है महापरिनिर्वाण सूत्र के बारे में, और महापरिनिर्वाण जो है सूत्र है, ये बुद्धा के अंत दिनों के बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर किताब में वो सारी चीजें मेंशन्ड है कि बुद्धा ने अपने एंड डेज को किस तरीके से बताए थे, उन्होंने उस टाइम क्या क्या टीचिंग्स दी थी, ठीक है। ये तीसरी किताब हो गई। एंड चौथी किताब से धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, मतलब जब उन्होंने अपनी पहला प्रवचन दिया था, जब उन्होंने लोगों को ज्ञान की बातें बतानी शुरू की थी। अब समझिए 8-fold पाथ इन चारों में से कहां पर मेंशन होगा। उससे पहले थोड़ा सा और समझिए 8-fold पाथ का मतलब क्या है। देखिए बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध ने यह कहा
कि हमारी जो दुनिया है, बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको सोरोज मिलते हैं, मतलब दुख मिलते हैं। और उन दुख का मेन कारण क्या है? दुख का मेन कारण है डिजायर, मतलब आपकी खुद की इच्छाएं, जो आप डिजायर करते हो, जो आप इच्छा करते हो ना, वही उसका मेन कारण है उन दुख का। तो अगर आपको डिजायर से पार होना है, मतलब आपको डिजायर से हटना है, तो आपके पास सिंपल तरीका क्या है? आपको बेसिकली एक रास्ता अपनाना होगा, जो कि रास्ता सही होना चाहिए। और वो रास्ता क्या है? 8 फोल्ड पाथ। मतलब बोला गया, आप इस 8 डिफरेंट चीजों को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ओनली देन आप सही तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। राइट? अब वो 8 फोल्ड पार्ट में 8 क्या क्या चीजें हैं? पहला से राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब सही सोचना, अंडरस्टैंडिंग सही समझना। देन कम्स राइट स्पीच, सही बोलना। देन कम्स राइट लाइवलीहुड, मतलब सही तरीके से कमाना, मतलब हक और हलाल की कमाई करना। देन कम्स राइट माइंडफुलनेस, मतलब आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो विचार सही होने चाहिए। आपको सिर्फ अपने कर्म अच्छे नहीं करने हैं, बट आपको अपने विचार को भी अच्छा करना है। देन राइट थॉट, जो भी आप सोच पा रहे हो। देखो, माइंडफुलनेस जो होता है, माइंडफुलनेस ऑटोमेटिकली होता है, मतलब जो विचार आपके बिना सोचे हुए आपके दिमाग में आ रहे हैं, दैट आर पार्ट ऑफ योर माइंडफुलनेस। बट जो आप जानबूझकर सोच रहे हो, दे आर पार्ट ऑफ योर थॉट। सो आपका वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही टाइप के जो विचार हैं, यानी कि थॉट भी और माइंडफुलनेस भी, दोनों ही सही होने चाहिए। इसके अलावा राइट एक्शन, मतलब आपको सही एक्शन लेना है। राइट एफर्ट, आपको जिस चीज़ों के लिए भी एफर्ट लगाना है, उन चीज़ों के पीछे का मकसद सही होना चाहिए। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपको सही तरीके से और सही चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आई होप ये 8 फोल्ड पाथ आपको समझ आ गए। अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि 8 फोल्ड पाथ इन चारों में से किस किताब के ऊपर मेंशन होगा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि ये धर्म चक्र परिवर्तन के अंदर मेंशन होगा, बिकॉज धर्म चक्र परिवर्तन के अंदर ही उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। और उस पहले सरमन के अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं, मतलब कैसे दुखों से पार लाना है, कैसे दुखों से अंत होना है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर किताब के अंदर मेंशन है। उसी का एक तरीका है 8 फोल्ड पाथ, वो यहाँ पर मेंशन है। उम्मीद करता हूं बाकी जो 3 किताबें हैं उसके बारे में हम समझ गए। दीपवंश श्रीलंका की अलग डायनेस्टीज के बारे में बताता है। दिव्यवादन बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताता है, लास्ट डेज में वो किस तरीके से टीच कर रहे थे। देन महापरिनिर्वाण सूत्र, ये उनके डेथ के कुछ दिनों पहले की बात बताता है कि वो क्या क्या उन्होंने टीचिंग्स दी। और धर्मचक्र परिवर्तन उनके पहले सरमन के बारे में, कि उन्होंने अब जब अपना पहला सरमन लिया उस टाइम उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी, ये सब बताता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां हम बात कर रहे हैं 2000 के क्वेश्चन की। ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है दैट, जो असर्शन स्टेटमेंट है वो बोलता है दैट द एम्फोसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा पर जो उसका एम्फोसिस है, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। मतलब जैनिज्म ने अहिंसा पर इतना ज़्यादा फोकस किया है कि उसके कारण जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो लोग बेसिकली जैनिज्म को अडॉप्ट नहीं कर पाए, एम्ब्रेस नहीं कर पाए। पहली चीज़ तो असर्शन ये बोला है। रीजन में ये डाला है कि कल्टीवेशन इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, कि जो कल्टीवेशन होता है ना, कि जब एग्रीकल्चर करते हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट मारे जाते हैं। तो क्या असर्शन सही है? देखो स्टेटमेंट समझो, क्या असर्शन और रीजन दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। पहली चीज तो। दूसरा बोल रहा है कि दोनों सही है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। तीसरा बोल रहा है ए सही है आर गलत है, मतलब ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चौथा बोल रहा है ए गलत है आर ट्रू है। क्या सही है? देखो स्टेटमेंट समझते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि जैनिज्म का इतना ज़्यादा फोकस है अहिंसा के ऊपर कि वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको ऑटोमेटिकली वो मना कर देता है या फिर वो एम्ब्रेस नहीं करने देता, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनका ये भी मानना है कि जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन के कारण जो इंसेक्ट्स और पेस्ट है वो मारे जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए, उनको एग्रीकल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए। आई होप ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको समझ आ गया और ये सही है। और जो है वो करेक्ट रीजन है का, द आंसर विल बी अल्फा, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए इस चीज को कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर को मना किया गया है बिकॉज एग्रीकल्चर से जो इंसेक्ट्स एंड पेस्ट है वो मारे जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, जो कि 2003 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वर्धमान महावीर्स मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक, ठीक है। कि जो महावीर की जो मदर थी, जिनका नाम आपको पता है, नाम था उनका त्रिशला। सो जो उनकी मदर थी त्रिशला, शी वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक, क्या वो उनकी बेटी हुआ करती थी चेतक की। सेकंड स्टेटमेंट सेज गौतम बुद्ध की जो मदर थी, क्या नाम था उनका, महामाया।
महामाया जो थी, शी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कौशल डायनेस्टी, राइट। कौशल डायनेस्टी आप जानते हैं, महाजनपद में टोटल 16 डायनेस्टीज थी, उनमें से एक डायनेस्टी ये भी थी, कौशल डायनेस्टी, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो महावीर की मदर थी त्रिशला, वो चेतक की डॉटर थी, बेटी थी। दूसरा बोलता है कि जो बुद्धा की मदर थी महामाया जी, वो प्रिंसेस थी कौशल डायनेस्टी की। और थर्ड स्टेटमेंट सेज कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ कौन थे? 23rd तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो बनारस के रहने वाले थे। तीनों में से क्या सही है? देखो, जो महावीर जी की जो डेथ थी, महावीर जी की जो मदर थी त्रिशला, वो बेसिकली डॉटर नहीं थी, रादर सिस्टर थी। वो बहन थी लिच्छवी के चीफ चेतक की, ठीक है। और जो बेसिकली महावीर जब पैदा हुए थे तो वो इस पर्टिकुलर क्लैन में पैदा हुए थे, ठीक है। सो ही वॉज सपोज टू बी अ गुड किंग, ही वॉज सपोज टू बी किंग, बट उन्होंने सबको छोड़ करके ऑब्वियसली ऑस्टेरिटी को चूज किया, मतलब ही चोज दिस थिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड चीज, गौतम बुद्धा की जो मदर थी वो कौशल डायनेस्टी की थी, ये बिल्कुल सही है। आपको ये पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था। देखिए, बुद्धा के फादर और मदर आर मोर इंपॉर्टेंट। बुद्धा के फादर का नाम था सुधोधन, सुधोधन, और मदर का नाम था महामाया। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। दिस इज काफी इंपॉर्टेंट। तो कौशल डायनेस्टी की वो थी। और थर्ड, पार्श्वनाथ तो थे, क्या वो बनारस के रहने वाले थे? द आंसर इज यस, वो बनारस के ही रहने वाले थे, राइट। वो भी बेसिकली यहाँ के जो किंग थे ना, ये उनके बेटे हुआ करते थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो टेक्निकली स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि वो डॉटर नहीं सिस्टर हुआ करती थी लिच्छवी चीफ चेतक की। सो आई होप दिस इज क्लियर। आंसर इज विल बी 2 and 3। फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज रॉन्ग क्यों देख लिया हमने? बिकॉज वो सिस्टर थी लिच्छवी के जो रूलर थे चेतक, उनकी। Let's move to the next question. Question number 25. यहाँ पर the question says, with reference to ancient Jainism, which one of the following statement is correct? मतलब कि 2004 के इस क्वेश्चन में बोलता है कि जैनिज्म से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु। मतलब जैनिज्म जो है वो साउथ इंडिया में फैला था, स्प्रेड हुआ था, और किसके लीडरशिप में? स्थूल बाहु के लीडरशिप में, पहली चीज तो। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर जैनिज्म हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, मतलब जो सेकंड लीडर थे यानी कि भद्रबाहु, जो जैनिज्म उनकी लीडरशिप में रहा उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जो जैन काउंसिल हुआ था उसके बाद भद्रबाहु के साथ रहने वालों को श्वेतांबर कहा गया। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज जैनिज्म को पैट्रोनेज मिला था, मतलब सपोर्ट मिलता था कलिंगा के राजा से, जिनका नाम था खरवेला, खरवेला, ठीक है। सो क्या खरवेला से उनको बेसिकली पैट्रोनेज मिलता था? थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट सेज इन द इनिशियल स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में, द जैन वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट, मतलब जैनिज्म में जो था वर्शिप की जाती थी, मतलब इमेजेस की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, राइट, फोटोज की पूजा होती थी, बट बुद्धिज्म में नहीं होती थी। ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए जैनिज्म के बारे में। होता क्या है, जैनिज्म बेसिकली जब नॉर्थ इंडिया के अंदर था तो वहाँ पर मगध एम्पायर में बहुत बड़ा फ्लड आया था, ठीक है। बेसिकली फ्लड आया था और उसके कारण क्या हुआ था, जैनिज्म के जो लीडर थे उस समय में, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु ने, सॉरी, फ्लड नहीं आया था, फमाइन आया था, मतलब सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ था, जैनिज्म के एक लीडर हुआ करते थे भद्रबाहु, उन्होंने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को लेकर वो कर्नाटका चले गए, कर्नाटका साइड में। कर्नाटका में ही वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला नाम के एक प्लेस पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, भद्रबाहु तो यहाँ से मतलब साइड हो गए, यहाँ से निकल गए वो। तो इनके जाने के बाद जो जैनिज्म में यहाँ पर एक खाली जगह छूट गई, इसको भरा एक पर्सन कॉल्ड स्थूल बाहु ने। स्थूल बाहु यहाँ के लीडर हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए, जब तक भद्रबाहु यहाँ पर थे तब तक क्या हुआ, यहाँ पर स्थूल बाहु ने यहाँ पर एक नया लिटरेचर फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जैनिज्म का लिटरेचर कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया, और उसका नाम रखा गया अंग लिटरेचर, ठीक है, अंग लिटरेचर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, अंग लिटरेचर को कौन मानता है? स्थूल बाहु एंड उनके फॉलोअर्स अंग लिटरेचर को मानते हैं, बट भद्रबाहु नहीं मानते, बिकॉज भद्रबाहु का मानना यह है कि जब मैं था ही नहीं यहाँ पर, उस टाइम इस लिटरेचर को बनाया गया है, राइट। तो हम इस चीज को नहीं मानते। इसके अलावा जो भद्रबाहु जो कि कर्नाटका चले गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैनिज्म का सही जो उपदेश है वो ये है कि हमें बेसिकली हर चीज का त्याग करना है, हर चीज का त्याग करना है। जो आपको याद होगा अस्तेय बोला गया था लास्ट में, राइट, अस्तेय, उसका मतलब था कि कुछ भी पोजेस नहीं करना है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन क्लोथ्स, आपको कपड़े भी नहीं रखने हैं अपने पास। तो इन लोगों ने, भद्रबाहु लोगों ने क्या किया, कपड़े पहनना भी त्याग दिया, ठीक है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके अलावा छोड़ करके कुछ भी उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया।
बट स्थूल बाहु का मानना था कि आपको कपड़े त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको कपड़े त्यागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कुछ चीजें आप रख सकते हैं, बाकी सब चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, ये मानना था स्थूल बाहु का। ठीक है, इसलिए भद्र बाहु को बोला गया दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लैड, मतलब जिस तरीके से आसमान बिल्कुल साफ होता है, राइट, आसमान अपने ऊपर कोई चादर नहीं ओढ़ता, उसी तरीके से हम भी अपने बॉडी के ऊपर या फिर किसी चीज के ऊपर कोई भी चादर नहीं ओढ़ेंगे, मतलब किसी भी तरीके का कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये बोला भद्रबाहु ने। स्थूल बाहु ने बोला कि हम बेसिक कपड़े पहनेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इतना जो मेन डिफरेंस था, आई होप आपको समझ आ गया जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब इस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स ट्राई दिस थिंग नाउ। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जैनिज्म जो कि साउथ इंडिया चला गया वो स्थूल बाहु के अंदर चला गया था। क्या ये सही है? द आंसर इज नो। स्थूल बाहु के अंदर नहीं, रादर वो भद्र बाहु के अंदर गया था, पहली चीज तो। सेकंड स्टेटमेंट, जैनिज्म हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बाहु, यानी कि जो भद्र बाहु के साथ रहे उनको श्वेतांबर कहा जाता है। क्या वो श्वेतांबर थे या फिर वो दिगंबर थे? याद कीजिए, राइट। द आंसर वाज दे वर दिगंबर्स। तो पहला गलत तो था ही, साथ में दूसरा भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सेज जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खरवेला। क्या खरवेला का उनको पैट्रोनेज मिला था? द आंसर इज यस। देखिए, खरवेल जो राजा थे वो ओडिशा में प्रेजेंट थे। ओडिशा में बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है कलिंगा, और कलिंगा के अंदर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर खरवेल के बारे में मेंशन्ड है, खरवेल राजा के बारे में मेंशन्ड है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि खरवेल ने बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स को पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था। मतलब हिंदुइज्म को, राइट, यहाँ तक कि इस्लाम को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, सबको ही प्रोवाइड किया था। तो समझने वाली बात यह है कि जैनिज्म को भी प्रोवाइड किया गया था, राइट। दैट्स व्हाट कलिंगा का जो खरवेल राजा थे उन्होंने जैनिज्म को भी प्रोवाइड किया था। दिस इज टोटली करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ऑब्वियसली हमें आंसर मिल चुका है चार्टली, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन डी गलत ही होगा। समझते हैं, बोलते हैं इनिशियल स्टेजेस में जैन जो थे वो इमेजेस की वर्शिप करते थे। आंसर इज नो, वर्शिप वो नहीं करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैनिज्म में कभी भी इमेज की वर्शिप नहीं होती है, कभी भी नहीं हुई है, राइट। बुद्धिज्म में तो बाद में महायाना बुद्धिज्म में इमेज की वर्शिप स्टार्ट हो गई, लेकिन जैनिज्म में कभी भी वो इमेज की वर्शिप नहीं हुई है। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन सेज, ऑलराइट, द क्वेश्चन 2006 में आया था। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर है द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। मतलब कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो इक्ष्वाकु रूलर्स हैं वो लोग बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं, एंटागोनिस्टिक है, उसके अगेंस्ट हैं बुद्धिज्म के, राइट, फॉलो नहीं करते हैं, पहली चीज। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो पाला रूलर्स है ईस्टर्न इंडिया के, पाला रूलर्स जो कि ओडिशा एंड आसपास के एरियाज में पाए जाते थे, वो पैटर्न्स थे बुद्धिज्म के। ठीक है, एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो पहले देखो, क्या सदर्न इंडिया में जो कोई एक पर्टिकुलर रूलर है वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट था? आंसर इज नो। देखो, ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट रीजंस नहीं है कि क्यों सदर्न इंडिया में एक पर्टिकुलर रूलर जो है वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ, जब तक आपने इसको अपने प्रिपरेशन के टाइम में स्पेसिफिकली पढ़ा ना हो कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन बुद्धिज्म के अगेंस्ट था, तब तक उस चीज को मानिएगा मत, बिकॉज ऑब्वियसली यूपीएससी इज गोइंग टू मेकअप सम स्टेटमेंट्स, राइट। यूपीएससी को कहीं ना कहीं तो गेम खेलना पड़ेगा। सो यहां पर समझने वाली बात आपको ये है कि इक्ष्वाकु रूलर्स जो बुद्धिज्म के थे वो अगेंस्ट नहीं थे, पहली चीज तो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट से पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया दे वर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। द आंसर इज यस। बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायनेस्टीज थे जिन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था, पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था, एंड वन ऑफ देम वाज दिस आल्सो, राइट, पाला रूलर्स। सो कौन सा सही है? लास्ट आंसर इज 2 ओनली, यानी कि ब्रावो इज करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड इज करेक्ट बिकॉज हम समझ गए, ये तो ऑब्वियसली पैट्रोनेज प्रोवाइड करता था, और जो इक्ष्वाकु रूलर्स थे वो लोग यहाँ तक कि मतलब चीजें प्रोवाइड करते थे। उन्होंने बुद्धिस्ट विहारास काफी सारे बनवाए हुए हैं साउथ इंडिया के अंदर। तो आंसर इज कि वो ऑब्वियसली एंटागोनिस्टिक तो नहीं थे, अगेंस्ट नहीं थे बुद्धिज्म के। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27 जो कि 2009 के अंदर पूछा गया है। एंड हियर द क्वेश्चन सेज अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन बहुत डीप में नहीं जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से, सिखिज्म से, या वैष्णविज्म से, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो समझो, अनेकांतवाद का मतलब समझते हैं। अनेकांतवाद को अगर आप डिवाइस करोगे तो इसमें एक वर्ड आता है वाद, और वाद वर्ड को आप कन्वर्ट करो वाद विवाद के साथ। वाद विवाद आपने वर्ड सुना होगा। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, राइट, डिबेट्स, इनको बोला जाता है वाद विवाद। सो वाद विवाद का सीधा सा मतलब क्या होता है? एक पर्सन कुछ बोलता है, सेकंड पर्सन उसको काउंटर करता है, फिर इसकी बातों को फर्स्ट पर्सन काउंटर करता है, यानी कि थीसिस एंड एंटीथीसिस, इस तरीके से बातचीत होती है।
अल्टीमेट एम क्या होता है इस डिबेट का? एम होता है ट्रुथ तक पहुंचना, राइट, असलियत तक पहुंचना। लेकिन जब हम वाद विवाद करते हैं तो एक चीज हमें समझ आती है कि किसी एक की बात पूरी तरीके से सही नहीं है, दोनों की बातों में कुछ ना कुछ सही चीजें भी हैं और दोनों की बातों में कुछ ना कुछ गलत चीजें भी हैं। सेम कंसेप्ट अनेकांतवाद का है। अनेकांतवाद में माना जाता है कि एक वाद में, यानी कि एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ डिस्कशन में अनेक व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता है, अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। एक ट्रुथ नहीं है, रादर मल्टीपल ट्रुथ्स हैं। सिंपल वर्ड्स में अनेकांतवाद ये बोलता है। किसकी फिलॉसफी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैनिज्म की फिलॉसफी है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही आसानी से पता होगा एंड दिस शुड बी एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। बेसिक प्रिपरेशन आप करेंगे जैनिज्म की, वहां पर आपको अनेकांतवाद के बारे में मालूम चल जाएगा। नो, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ट्रुथ और रियलिटी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, रादर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी सही नहीं होता है। जैसे जैनिज्म में एक बहुत अच्छी कहानी है, एक हाथी के बारे में कहानी है, राइट। सो लेट्स से कि दिस इज अ हाथी, ठीक है, दिस इज अ हाथी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके आसपास खड़ा कर दिया गया है। तो एक पर्सन है जिसने इसका सिर पकड़ा हुआ है और उससे पूछा गया कि ये क्या है। तो उसने जब उसका सिर देखा तो उसको लगा कि समथिंग लाइक अ रॉक है यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, पत्थर की तरह कोई चीज़ प्रेजेंट है। एक पर्सन ने उसकी जो सूंड होती है, जो ट्रंक होता है हाथी का, उसको पकड़ा हुआ था एंड ही वाज आस्क्ड कि वो क्या है। तो उसको बताया गया, तो उसने बताया कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा एक लॉग टाइप है, ठीक है। एक पर्सन से पूछा गया तो उसने बोला कि एक पत्थर की चट्टान टाइप है। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने बोला कि एक रस्सी है, राइट। सो एवरीवन वाज डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिफेंट रादर, बट कोई भी पूरी तरीके से एलिफेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। यही चीज़ अनेकांतवाद के अंदर मेंशन की गई है जैनिज्म के, जहां बोला जाता है कि एक ही पहलू को सोचने के अलग अलग बहुत सारे वो होते हैं, मतलब तरीके होते हैं। सेम तरीके से हम सबको नहीं सोच सकते। आई होप दिस इज क्लियर। आप समझ गए कि जैनिज्म का जो अनेकांतवाद के साथ कनेक्शन है वो क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 के अंदर एक क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन सेज व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स। यानी कि जब एंशिएंट इंडिया खत्म हुआ, एंशिएंट टाइम्स खत्म हुआ और अर्ली मिडिवल टाइम्स आया, उस समय बुद्धिज्म डिक्लाइन होना क्यों स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि क्या बुद्धा जो थे, बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। क्या उनको भगवान विष्णु का एक अवतार मान लिया गया एंड दस ही बिकेम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। सो बुद्धिज्म से ज्यादा उनकी वैल्यू वैष्णविज्म में होने लगी एंड दैट इज वाई बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया और वैष्णविज्म उठने लगा। क्या ये सही था स्टेटमेंट? सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। कि जो सेंट्रल एशिया से अलग अलग ट्राइब्स आते थे, क्या उन लोगों ने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया और हिंदुइज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसके कारण बुद्धिज्म खत्म होने लगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी दे वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म को खत्म कर दिया। क्या सही है? देखिए समझिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बुद्धा को 6th अवतार बताया गया विष्णु का और उसके कारण उनकी वैष्णविज्म में वैल्यू बढ़ने लगी एंड दैट इज वाई बुद्धिज्म में वैल्यू कम होने लगी। तो पहली चीज तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बुद्धा और विष्णु के इनकारनेशन माने जा रहे थे, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। बोल रहा है कि द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, तो क्या हम सेंट्रल एशिया यानी कि तुर्कमेनिस्तान और आसपास का रीजन, क्या वो हम पर हमला करते थे, या फिर जो हमारे इमीडिएट नेबर थे मिडल ईस्ट में जैसे ईरान इराक, वो लोग हम पे हमला करते थे। और दैट टू, देखिए हम पर हमला किससे हुआ? नादिर शाह एंड ग्रुप से हुआ, राइट। दे वर मुस्लिम्स, दे वर नॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, रादर दे वर फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकंड चीज, स्टेटमेंट बोला हुआ है कि दे अडॉप्टेड हिंदुइज्म। द आंसर इज नो, दे एक्चुअली केम टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म ओनली, राइट। मुस्लिम और जो इस्लाम जितने भी इन्वेडर्स थे उन लोगों ने हिंदुइज्म को ही डिस्ट्रॉय किया था सबसे ज्यादा, और बुद्धिज्म को तो चलो दैट वाज अ साइड थिंग, दैट वाज अ साइड डील। दे एक्चुअली केम टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म ओनली। आई होप दिस इज क्लियर कि ये स्टेटमेंट गलत है। वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, रादर दे केम फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड दे डिड नॉट अडॉप्टेड हिंदुइज्म, रादर दे डिस्ट्रॉयड हिंदुइज्म। Third statement says the king of Gupta dynasty they were strongly opposed to Buddhism. This is a big wrong statement. समझिए, गुप्ता किंग्स जो थे वो तो बुद्धिज्म के बहुत बड़े पैटर्न्स थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्तूपास बनवाए हैं, चैत्यास बनवाए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो आई होप वेरी इजी क्वेश्चन। आपने इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट इसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वॉज देयर टू बी टेकिंग। आई होप यू हैव understood this particular concept. So इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, इनकारनेशन ऑफ बुद्धा थे। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेंट्रल एशिया से नहीं रादर मिडल ईस्ट से आए थे और हिंदुइज्म को अडॉप्ट नहीं किया, रादर डिस्ट्रॉय किया। और तीसरा इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी ने अपोज नहीं किया था बुद्धिज्म को। द आंसर विल बी अल्फा बिकॉज करेक्ट पूछ रहा है। सो 28 का इट इज अल्फा।
ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया प्रॉपरली। मिडल ईस्ट से वो लोग आए थे, अरब्स थे, पर्शियंस थे, एंड दे केम हियर टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म, नॉट टू ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय बुद्धिज्म। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 2011 के अंदर आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन सेज, लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सिंबल वैल्यू पूछी हुई है। ये पूछा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। बट देखो सिंपल है, बट यूपीएससी इसको कंफ्यूज करने के तरीके ढूंढता है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ इज, आपको ऑप्शंस को सही तरीके से देखना है। ऑप्शन ए सेज कि देखो भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए बोलता है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। पहले थोड़ा समझो, देखो मारा कौन था, मारा एक डीमन का नाम है। सो हुआ ये था, जब बुद्धा बेसिकली एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो इस मारा डीमन को भेजा गया था इनकी ध्यान को भंग करने के लिए, सो दैट ये एनलाइटनमेंट तक ना पहुंच पाए, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, सो यही बोला है कि बुद्धा ने जो अर्थ को बुलाया था, अर्थ मतलब पृथ्वी को बुलाया था, पृथ्वी देव को बुलाया था, ताकि वो मारा को देख सके और मारा को मना करे कि वो उसका मेडिटेशन भंग ना करे। क्या भूमि स्पर्श मुद्रा ये सिंबलाइज करता है? या फिर सेकंड बोल रहा है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ, मतलब बुद्धा ने पृथ्वी देव को बुलाया टू विटनेस हिज प्योरिटी, उनकी खुद की अच्छाई और सच्चाई दिखाने के लिए, एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, मतलब मारा के आने के बावजूद भी मैं हिला नहीं, मैं गिरा नहीं, ये चीज दिखाने के लिए उन्होंने अर्थ को बुलाया। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है बुद्धास रिमाइंडेड टू हिज फॉलोअर्स दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम द अर्थ एंड फाइनली डिसॉल्व इनटू द अर्थ एंड दस द लाइफ इज ट्रांजिटरी। क्या इस पर्टिकुलर मुद्रा के थ्रू बुद्धा अपने फॉलोअर्स को बताना चाहते हैं कि सब मिट्टी के बने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, राइट? या फिर फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल मेड, यूपीएससी ने बहुत अच्छे से बनाया है इस क्वेश्चन को। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखिए इसका आंसर क्या होगा समझते हैं। यहां पर आपको देखो सी ऑप्शन तो आप इजीली हटा दोगे, राइट? दिस इज नॉट द वन। आपको कंफ्यूजन होगा ए और बी में और डी में। क्या ए और बी में से कोई एक सही है या फिर ये दोनों सही है? तो आंसर डेल्टा हो जाएगा। ए बोलता है कि बुद्धा ने अर्थ को बुलाया ताकि वो मारा को देखे और मारा को रोके, प्रिवेंट करे। और बी बोलता है कि बुद्धा ने बुलाया अर्थ को खुद को देखने के लिए कि देखो मारा आया, उसने मुझे गिराने की कोशिश की लेकिन मैं गिरा नहीं, मैं प्योर रहा। दोनों में से क्या सही है? द आंसर इज अल्फा ओनली। देखो सॉरी नॉट अल्फा, आंसर इज ब्रावो ओनली। देखिए बुद्धा ने पृथ्वी को पहले नहीं बुलाया था, मतलब मारा के आते ही नहीं बुला लिया था, रादर मारा से उन्होंने खुद फाइट की। मारा फाइट की मतलब कि मारा को खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया, राइट? वो खुद ध्यान में बैठे रहे। ही वेंट ऑन विद हिज मेडिटेशन, और जब उन्होंने अपनी मेडिटेशन कंप्लीट कर ली, एनलाइटनमेंट पा ली, तब उन्होंने पृथ्वी को बुलाया कि अब आप देखो कि देखो मारा ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ और अदर मैं प्योर रहा। और मैं मारा ने मुझे जितनी मर्जी टेम्पटेशन दी है, मतलब मुझे लुभाने की कोशिश की, बट मैं बिल्कुल भी हिला नहीं, डिगा नहीं, और मैंने अपनी एनलाइटनमेंट पूरी की। सो आंसर इज ब्रावो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर मुद्रा का मतलब क्या है। तो इससे आपको एक चीज़ ये भी समझ आए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का टाइप क्या है। यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि बुद्धिज्म में जितने भी मुद्राज हैं, उन मुद्राज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी? पहला बोलता है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस एंड एंजॉयमेंट। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझो। देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन बोलता था कि अवॉइड करना चाहिए हमें एक्सट्रीमिटीज में जाना, मतलब कि ना हमें घोर तप में जाना है कि हम अपनी जिंदगी छोड़ करके तप में घुस जाएं, और ना हमें पूरी तरीके से एंजॉयमेंट में रहना है कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही हम एंजॉय करते रहें। बुद्धिज्म और जैनिज्म में किसने बोला कि हमें ये एक्सट्रीमिटीज में जाना अवॉइड करना चाहिए? तो ये किसने बोला था? बुद्धिज्म ने बोला था ना कि मिडिल पाथ में रहो, ना बहुत ज़्यादा खुश रहो ना बहुत ज़्यादा दुखी में रहो, राइट? तो ये बुद्धिज्म की स्टेटमेंट है। क्या जैनिज्म बोलता है कि एक्सट्रीमिटीज में मत जाओ? द आंसर इज नो। देखो जैनिज्म में डेथ का मतलब क्या है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य में जैनिज्म बोलता है कि जब आपको एनलाइटनमेंट मिल जाती है और उसके बाद जब आपको अपना शरीर को त्यागना होता है, तो शरीर त्यागने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना होता है? तो सल्ले खाना, सन्नी खाना आपको अपनाना होता है। और सल्ले खाना में क्या बोलते हैं कि आपको भूखे मरना है, मतलब यू हैव टू स्टार्व योरसेल्फ टू डेथ, स्टार्व योरसेल्फ टू डेथ।
ये जैनिज्म का प्रिंसिपल है। तो वो तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस के बारे में बात कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि इतना तब करो कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप बेसिक चीजें छोड़ दो, राइट। तो ये चीज जैनिज्म विश्वास नहीं रखता है, रादर सिर्फ बुद्धिज्म विश्वास रखता है एक्सट्रीम्स में नहीं जाने के। आई होप पहला स्टेटमेंट क्लियर है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कॉमन होने चाहिए दोनों को ही, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही उस चीज को माने, उनमें वो चीजें कौन कौन सी हैं, तो पहली तो नहीं है, बिकॉज जैनिज्म इसमें नहीं मानता। दूसरा स्टेटमेंट है इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास। क्या बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते थे? द आंसर इज यस, बिकॉज ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ही तो दोनों ने राइज किया था, राइट। और थर्ड बोलता है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। क्या बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों बोलते थे कि ये रिचुअल्स वगैरह करने से कुछ नहीं होने वाला है? द आंसर इज यस। सो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट बट 1 इज रॉन्ग। 2 and 3 यानी कि द आंसर विल बी ब्रावो। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ गया, ठीक है। यहां पर हमने देखा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जैनिज्म एक्सट्रीम फिनांस में बिलीव करता है, बट जो बुद्धिज्म है वो मिडिल पाथ में बिलीव करता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। मतलब जैनिज्म में इनमें से कौन सी चीजें सही हैं। पहला, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस फिनांस। मतलब पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कर्म को अगर खत्म करना है तो आपको तब करना पड़ेगा, मतलब फिनांस करना पड़ेगा, एक्सट्रीम तब करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सेज एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। छोटी से छोटी चीजों में सोल है, मतलब आत्मा है। क्या है? क्या ये चीज जैनिज्म बोलता है? थर्ड स्टेटमेंट कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। कर्म जो है वो सोल के ऊपर एक श्राप है और उसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कर्म को लेकर के जैनिज्म के बारे में क्या सोचा जाता है उसको हम पहले समझते हैं। कर्म में जैनिज्म क्या सोचता है? जैनिज्म मानता है कि कर्म जो है, देखो कर्म को वो बेसिकली पॉजिटिव मानता ही नहीं है, वो नेगेटिव मानता है। जैनिज्म का बेसिकली मानना यह है कि कर्म क्या है, एक डर्ट है, मतलब गंदगी है जो हमारी बॉडी के ऊपर है, हमारे लाइफ के ऊपर है, और इस कर्म को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्म को खत्म करने के लिए सिंपल चीज क्या है, आपको फिनांस करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आपको तप करना पड़ेगा। ये जैनिज्म का मानना है, ठीक है। किसी भी तरीके से कर्म को खत्म करके मोक्ष की प्राप्ति करना वही अल्टीमेट एम होना चाहिए किसी पर्सन का, ऐसा जैनिज्म का मानना है, ठीक है। सो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट बोलता है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस फिनांस। क्या ये सही है? द आंसर इज यस। कर्म को खत्म करने का श्योरेस्ट वे, सबसे सही तरीका है फिनांस यानी कि तप करना। सेकंड बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज अ सोल। यस, जैनिज्म का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि छोटी से छोटी चीज, बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबके अंदर सोल होता है, यानी कि आत्मा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, कि कर्म जो है एक श्राप है हमारे आत्मा के ऊपर और इसे खत्म करना इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज यस। द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, राइट। इट शुड बी डेल्टा, इट इज डेल्टा, ऑलराइट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जैन डॉक्ट्रिन के अंदर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं एंड दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो ये जो वाला स्टेटमेंट है ना कि इट हैज अ सोल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज 2023 के अंदर फिर से पूछी गई थी, 2023 के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, एक चीज हमने अभी भी डिस्कस किया था अबाउट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस एंड वी जस्ट डिस्कस्ड कि जैनिज्म के अंदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस के बारे में बात की जाती है और मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया सल्ले खाना का। सल्ले खाना यानी कि किस तरीके से डेथ होती है जैनिज्म में, डेथ ऑफ जैनिज्म, राइट। अब ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क अबाउट दिस थिंग 2024 के अंदर। 2024 में यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क कि जैनिज्म में डेथ किस तरीके से होती है। कैवल्य के बारे में पूछेगा, एनलाइटनमेंट के बारे में पूछेगा, राइट, सल्ले खाना के बारे में पूछेगा। दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट और ऐसा इसलिए है बिकॉज रिसेंटली एक बहुत बड़े जैन के मॉन्क थे जिन्होंने सल्ले खाना के थ्रू अपना शरीर त्याग दिया है, ठीक है। रिसेंटली इट हैज हैपेंड अराउंड 6 to 7 days बैक, बट द पॉइंट बीइंग this is very very important from 2024 prelims point of view, so please revise Jainism more importantly as compared to Buddhism. Buddhism से ज़्यादा 2024 के लिए आप Jainism पे फोकस कीजिए। Jainism के ऊपर there should be a sure shot question this year. All right, let's move to the next question, question number 32, which was asked in 2013. What does it says? Question says which one of the following best describes the concept of nirvana in Buddhism? कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया 2 कंसेप्ट के बारे में, निर्वाणा एंड महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा क्या बोलता है? एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। महापरिनिर्वाणा क्या बोलता है? डेथ, ठीक है। सो आई होप दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है। अब लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो बोलता है कि निर्वाणा का मतलब क्या है बुद्धिज्म में। पहला स्टेटमेंट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, मतलब डिजायर का खत्म होना, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, आपकी इच्छाओं का खत्म होना। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो सौरव खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप निर्वाणा प्राप्त कर लोगे। क्या ये सही है?
सेकंड स्टेटमेंट सेज कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, खुद को पूरी तरीके से खत्म कर देना, मतलब खुद को बॉडी खत्म कर देना। बट क्या बॉडी खत्म करने से, सेल्फ को खत्म करने से आपके कर्म खत्म हो जाएंगे? राइट, ये देखने वाली बात है। थर्ड स्टेटमेंट अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, मतलब आप एक कंप्लीट ब्लिस में चले गए, मतलब आपने मोह माया त्याग दिया है, यू आर नॉट इनटू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एनीमोर, आप पूरी तरीके से ब्लिस और रेस्ट के फेज में चले गए। एंड फोर्थ, एक मेंटल स्टेज है जो कि कभी भी दर्शाया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंस्ड। राइट, निर्वाणा का मतलब क्या है? देखो, अगेन यूपीएससी हैज मेड दिस वेरी वेरी क्लेवरली, बहुत क्लेवरली इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जहां पर सेम चीज को 4 डिफरेंट तरीके से मेंशन किया गया है। बट द आंसर विल बी अल्फा, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर को खत्म करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। निर्वाणा में देखो, निर्वाणा में ये नहीं बोलते कि खुद को मार दो, निर्वाणा में ये नहीं बोलते कि खुद ब्लिस में चले जाओ, रेस्ट में चले जाओ, और ये किसी मेंटल स्टेज के बारे में बात नहीं करता है, रादर इट टॉक्स अबाउट किसी तरीके से डिजायर्स को खत्म करो, डिजायर्स को खत्म करके अपने एक्शंस को बेटर करो। राइट, दिस इज द थिंग दैट इट इज टॉक्ड अबाउट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। 32 का आंसर विल बी अल्फा, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, दैट इज निर्वाणा, यानी कि एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेना, ज्ञान की प्राप्ति करके अपने डिजायर्स को खत्म कर देना। ऑलराइट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 33 शोज? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, कि इनमें से कौन से ऐसे किंगडम्स हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड है? अवंती, गांधार, कोशाला एंड मगध, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है? अब देखिए, इसका आंसर हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धा के लाइफ के 4 जो मेन वो है फेजेस है, उनमें कौन से फेज के साथ कौन सा जो पार्ट है वो कनेक्टेड है। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, बर्थ कहाँ हुआ था उनका? ही वॉज बॉर्न इन कोशाला किंगडम। ठीक है, कोशाला किंगडम आपको याद होगा, उनकी मदर जो थी महामाया, शी वॉज फ्रॉम कोशाला। राइट, और इसलिए उनका जो बर्थ हुआ था वो भी कोशाला किंगडम के अंदर ही हुआ था, शाक के क्लैन के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बर्थ कोशाला किंगडम। एनलाइटनमेंट मतलब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? रिमेंबर, बोधि ट्री के अंदर हुई थी। बोधि ट्री कहाँ पर है? मगध किंगडम के अंदर प्रेजेंट है। राइट, सो बिहार का जो प्रेजेंट डे बिहार है, वहां पर बोधि ट्री है, और वही वो एक्चुअली उस समय में मगध के अंदर हुआ करता था। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड, जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई उसके बाद उन्होंने प्रवचन स्टार्ट किया, मतलब ही वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड, तो उन्होंने अपना जो पहला सरमन दिया था वो कहाँ पर दिया था? ही गेव इट इन डियर पार्क। डियर पार्क कहाँ पर है करेंटली? सारनाथ के अंदर। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के अंदर। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बट ये जो वाराणसी वाला पार्ट है उसका पहले नाम क्या हुआ करता था? काशी। राइट, और इस काशी का जो कैपिटल था दैट वाज एक्चुअली सारनाथ। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो, काशी जो था, काशी में उन्होंने दिया था सिंपल वर्ड्स में, तो बर्थ कोशाला, एनलाइटनमेंट मगध, फर्स्ट सरमन काशी, एंड फाइनली डेथ उनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर अभी नेपाल के अंदर प्रेजेंट है, जो उस समय में मल्ला नाम का एक रिपब्लिक हुआ करता था। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, आपको देखो याद करने का सिंपल तरीका है KM 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 KM। ठीक है, देखिए, K फॉर कोशाला, M फॉर मगध, K फॉर काशी, M फॉर मल्ला। आई होप दिस इज क्लियर। अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? क्या अवंती था? द आंसर इज नो। क्या गांधारा था? द आंसर इज नो। क्या कोशाला था? यस, यहाँ पे बर्थ हुआ था। क्या मगध था? यस। मगध में क्या हुआ था? ट्राई टू रिमेंबर इट। मगध में बोधि ट्री है, बोधि ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिली थी। तो आंसर क्या होगा? 3 and 4। 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर। यस इट इज। आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन सी इज द आंसर। 3, 4 कोशाला एंड मगध। और बाकी दो कौन कौन से हैं यहाँ पर? काशी और मल्ला, दीज आर ऑल्सो द वंस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, सेम ही क्वेश्चन है, दिस हैज बीन रिपीटेड किसी तरीके से, सो अवॉइड करते हैं इस क्वेश्चन को। 33 आई होप आप समझ गए, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि 2016 के अंदर कंपैरेटिवली रीसेंट टाइम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखो, 2016 से एक पैटर्न स्टार्ट हुआ जहां पर क्वेश्चन जो है रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब देयर इज अ टर्म यूज्ड कि रिलीजियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनमें से क्या क्या सही है, रिलीजियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनमें से क्या गलत है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो रिलीजियस हिस्ट्री की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, कि हीनयाना सेक्ट जो है उससे बोधिसत्वा कनेक्टेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। बोधिसत्वा जो है काफी कंपैशनेट बीइंग्स हैं जो कि एनलाइटनमेंट प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल अदर सेंटिनेंट्स बीइंग ऑन द पाथ टू इट, कि वो अपनी खुद की साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति को रोक देते हैं सो दैट बाकियों को मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। इसको पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको पीछे, सो एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ ना आए तो हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं।
ऑलराइट, हीनयाना बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म में इतना समझिए, हीनयाना बुद्धिज्म अर्लियर टाइम्स में था जो कि ओरिजिनल बुद्धा को एक गुरु की तरह मानता है। महायाना बुद्धिज्म बाद में आता है, लेटर टाइम्स में आता है, जो कि बुद्धा को एक गॉड की तरह मानता है और इनकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। ऑलराइट, देखो बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व की पूजा होती थी। याद है हमने पीछे पढ़ा था अवलोकितेश्वर के बारे में। अवलोकितेश्वर जिनका नाम था पद्मपानी। पद्मपानी की क्या पूजा होती थी? द आंसर इज यस, पूजा होती थी। तो पूजा किस में होती थी? हीनयाना में या फिर महायाना में? द आंसर इज एम, महायाना में पूजा होती थी। तो क्या बोधिसत्वास हीनयाना के साथ कनेक्टेड थी? द आंसर इज नो। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। क्या ये सही है? द आंसर इज यस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बोधिसत्व वो लोग हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है और जो बाकियों की हेल्प कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि उन्होंने खुद का साल्वेशन, मतलब ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है बट वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वो बाकी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो फर्स्ट गलत है बट सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। द आंसर शुड बी ब्रावो, इट इज ब्रावो। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर काफी सही है एंड ये हीनयाना का नहीं रादर महायाना का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन 2017। 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ जैसा मैंने आपको बताया पैटर्न स्टार्टेड यहाँ पर 2016 में पूछा गया रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में, 2017 में पूछा गया रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में। ऑलराइट, द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट था स्वतंत्रिका एंड सम्मित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, कि स्वतंत्रिका और सम्मित्या जो है दोनों ही जैनिज्म का पार्ट है। सेकंड सेज श्रवस्तिवादन held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed for a latent form। ठीक है, समझते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है बिकॉज ये आपको हर एक सोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप मल्टीपल सोर्सेस को कंपाइल करके एक जगह पर लेकर आएंगे देन देयर इज अ चांस कि आपने स्वतंत्रिका के बारे में सुना होगा, बट सम्मित्या इज कंपैरेटिवली टफर टर्म जिसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दैट्स फाइन, ध्यान रखिए स्वतंत्रिका और सम्मित्या जैनिज्म का नहीं रादर बुद्धिज्म का पार्ट है। राइट, पहली चीज तो आपको देखो अभी तक नहीं पता था, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट आगे से पता होना चाहिए कि स्वतंत्रिका और सम्मित्या एग्जैक्टली बुद्धिज्म का पार्ट है। देन श्रवस्तिवादन, श्रवस्तिवादन क्या है? श्रवस्तिवादन बोलता है कि कोई भी चीज जो है वो सिर्फ कुछ क्षण भर नहीं रहता है, रादर वो हमेशा के लिए किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी कभी एक पर्टिकुलर जगह पे खत्म हो जाए, रादर आत्मा हमेशा रहता है, किसी न किसी फॉर्म में रहता है। वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है बट वो खुद को चेंज नहीं कर सकता। क्या ये श्रवस्तिवादन का स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज यस। देखो पहला गलत है, स्वतंत्रिका और सम्मित्या बुद्धिज्म का पार्ट है, पर श्रवस्तिवादन का जो डेफिनेशन है वो सही है कि श्रवस्तिवादन बोलता है कि कोई भी चीज जो है वो खत्म नहीं होती कभी भी, मतलब सर्वत्र रहती है। श्रवस्तिवादन का वर्ड समझो, यहाँ पर सर्वत्र वर्ड से याद रखो इसको। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब है जो हमेशा रहता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट, ब्रावो इज द आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि 2018 के अंदर पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? Question says, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? कौन है जो फ्यूचर बुद्धा है? ना अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट, आपको याद है पिछले बार में एक क्वेश्चन आया था इससे पहले कि अवलोकितेश्वर जो है उसका दूसरा नाम क्या है? सो अवलोकितेश्वर का दूसरा नाम क्या था आपको याद है? पद्मपानी, पद्मपानी। राइट, उसके अलावा वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ था वज्रपानी, मैत्रेय। राइट, तो मैत्रेय मैंने आपको बताया था कि मैत्रेय ही फ्यूचर बुद्धा है। तो आंसर इज फ्यूचर बुद्धा कौन है? मैत्रेय है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक जगह तो अवलोकितेश्वर दिया है। सो अगर फ्यूचर बुद्धा है तो ऑब्वियसली वो आने वाले हैं, तो मतलब अभी तक तो नहीं आए हुए हैं, बट हमें पता है अवलोकितेश्वर तो ऑलरेडी आ चुके हैं और अवलोकितेश्वर ही पद्मपानी है तो पद्मपानी भी आ चुके हैं। राइट, ये दोनों तो हट गए। और लोकेश्वर जो है, लोकेश्वर अवलोकितेश्वर के ही साथ एक और बोधिसत्व है लोकेश्वर, ये भी ऑलरेडी आ चुके हैं। सो द सिंपल आंसर विल बी मैत्रेय। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, आपको ध्यान रखना है मैत्रेय के बारे में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवलोकितेश्वर के बारे में ऑलरेडी 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पद्मपानी के बारे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है डिफिकेशन ऑफ बुद्धास। डिफिकेशन का मतलब होता है मूर्तियां बनना, मूर्ति मतलब डिडिफिकेशन, सिंपल वर्ड्स में आइडल बनना। सेकंड स्टेटमेंट से ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, मतलब बोधिसत्वास के पाथ पर चलना, उनके रास्ते पर चलना, उनके बताए हुए चीजों को फॉलो करना। एंड थर्ड से इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, की इमेज वर्शिप करना, रिचुअल्स करना, अलग अलग टाइप के। राइट, ये 3 चीजें दी हुई हैं कि बुद्धा का बेसिकली मतलब वो मूर्ति बनना, बोधिसत्व के पाथ पे चलना और इमेज वर्शिप करना, रिचुअल्स करना।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि महायाना बुद्धिज्म के इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखो, एक तरफ हीनयाना बुद्धिज्म होता है, एक तरफ महायाना बुद्धिज्म होता है। मैंने आपको बताया हीनयानिज्म पहले आया था, महायानिज्म जो ये है ये बाद में आया। हीनयाना महायाना, तो महायाना जो है वो बाद में आया। और क्या डिटिफिकेशन स्टार्ट हो गई बुद्धा की? द आंसर इज यस, महायाना में। क्या बोधिसत्वास के रास्ते पे चलते थे? द आंसर इज यस। एंड तीसरा, क्या वो लोग इमेज वर्शिप करते थे, रिचुअल्स करते थे? आंसर इज यस। तीनों ही सही होने चाहिए, इसका द आंसर विल बी डेल्टा। इट इज डेल्टा। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर कि बुद्धिज्म में जो महायाना वाला पार्ट है वहां पर ये तीनों ही चीजें क्लियर है कि बुद्धा के इमेजेस बन रहे थे, बोधिसत्वा जो है वो काफी प्रोमिनेंट हो गए थे, एंड तीसरा इमेज वर्शिप और रिचुअल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आता है दैट सेज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वंस अगेन याद करो, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री, राइट? देन विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां पर, जहां पर क्या हो रहा है, मल्टीपल चीजों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की जा रही है। 2020 में फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या था? स्थाविरावादिन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, कि जो स्थविरावादन्स है क्या वो महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है? दूसरा, लोकतरवाद वो एक ऑफशूट है महासंघिका सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म का, महासंघिका का ऑफशूट है। और तीसरा, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म। ये तीन स्टेटमेंट बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्थविरावादन जो है वो महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है। दूसरा बोल रहा है जो लोकतरवाद है वो एक महासंघिका सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म का पार्ट है। और तीसरा बोल रहा है कि जो बुद्धा की मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली महासंघिकाज ने की थी और महायाना बुद्धिज्म के अंदर की थी। समझिए, पहली चीज तो हम देखते हैं, उल्टा जाते हैं। कौन सा सबसे इजी स्टेटमेंट है? थर्ड वाला, बिकॉज हमने देखा है कि जो बुद्धा की मूर्तियां बनी थी वो महायाना बुद्धिज्म में बनी थी। सो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो यहां पर भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन ए इज गॉन। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो बोलता है, ओके, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो लोकतरवाद है, लोकतरवाद महासंघिका का पार्ट है, कि बुद्धिज्म का जो महासंघिका था उसी का पार्ट है लोकतरवाद। देखो, महासंघिका जो है उसके अंदर सिंपल बोला गया कि सारे लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, मतलब इसको एक बड़ी चीज की तरह पेश किया गया, तो लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। दैट वाज क्लियर। लोगों के लिए ओपन करने के कारण यहाँ पर लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर लोकतरवाद जो है वो क्या महासंघिका का पार्ट है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर 2 और 3 और 1 2 3 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, राइट? बिकॉज थर्ड यहाँ पर जो है थर्ड यहाँ पर सही है, राइट? थर्ड और सेकंड भी सही है, तो सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है, बट इसमें नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है स्थविरावादन महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है। अब देखो, अगर आप बुद्धिज्म को ध्यान से पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हीनयाना बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म में डिवाइड हुआ और बाद में अलग अलग टाइप के फॉर्म्स बनने लगे। उसी के अंदर एक थेरावादन्स थे, थेरावादन्स, और जो थेरावादन्स था उसी का दूसरा नाम था स्थाविरावादन्स, स्थाविरावादन्स। ठीक है, सो स्थाविरावादन एक्चुअली महायाना बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है, रादर हीनयाना महायाना की तरह ही एक बड़ा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है स्थाविरावादन्स। ठीक है, सो ये महायाना बुद्धिज्म के अंदर नहीं आता, रादर खुद ही एक बहुत बड़ा सबसेट है ये। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आ गया। देखो, इसे याद करके करना है, स्थाविरावादन का नाम थेरावादन्स भी है, पहली चीज तो, और ये महायाना बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है, पहली टीचिंग। दूसरा, लोकतरवाद जो है वो महासंघिका का पार्ट है और महासंघिका जो है वो महायाना का पार्ट है। दिस इज करेक्ट। थर्ड, बुद्धा का जो डिटिफिकेशन हुआ था वो महायाना बुद्धिज्म के अंदर हुआ था, जिसके अंदर महासंघिका के भी है, महासंघिका के अंदर ही लोकतरवाद भी है। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर, ये आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। ठीक है, ओके, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। द आंसर सोज ब्रेवो, यानी कि 2 और 3, द आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि 2020 के अंदर ही आया था। क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सब रिलीजियस हिस्ट्री पे पूछे जा रहे थे। यहां पर एक नया ट्रेंड आया 2020 में, जहां पर एक कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास। एक टर्म है परमितास, पूछा गया कि ये परमिता टर्म जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एफ्रोस्टिक स्टाइल। एफ्रोस्टिक का मतलब होता है सूत्रों में लिखा हुआ है, मतलब मंत्रों के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो क्या परमितास एक धर्मशास्त्र टेक्स्ट हैं जो कि एफ्रोस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं? दूसरा है फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी कि ऐसे फिलोसॉफिकल स्कूल्स जिन्होंने वेदा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको परमितास बोलते हैं। थर्ड, क्या ये परफेक्शंस हैं whose अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, मतलब बोधिसत्व बनने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या उसे हम परमितास बोलते हैं। फोर्थ, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्लियर मिडिवल इंडिया, जो मिडिवल साउथ इंडिया है उनके जो मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करते थे, क्या हम उनको परमितास बोलते हैं।
मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल कर देता हूं आपके लिए। देखो, परमितास क्या है? क्या ये एक बुक है? बिकॉज पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एक धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, ठीक है। दूसरा, क्या ये एक स्कूल ऑफ थॉट है? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है जो कि वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। थर्ड, क्या ये एक्शन है? देखो, पहला बुक है, पहला बोलता है क्या ये एक बुक है, दूसरा बोलता है क्या ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, तीसरा बोलता है क्या एक एक्शन है जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको बोधिसत्व बनना है तो, और फोर्थ है कि क्या ये एक मर्चेंट्स का एक गिल्ड्स है, यानी कि ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को हम परमितास बोल रहे हैं, राइट। अब आंसर देने से पहले इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। परम इत, परम का मतलब होता है सुप्रीम, इत का मतलब होता है वर्क। तो ऐसे सुप्रीम काम जो आपको करने हैं उसे परमितास कहा जाता है। तो सुप्रीम काम से रिलेटेड कौन सा है? देखो, ऐसे परफेक्शंस जो आपको लेने हैं ताकि आप बोधिसत्व पद तक पहुंच सको, मतलब ऐसे एक्शंस जो आपको लेने हैं जो कि आपको बोधिसत्व बना सकता है, उसे हम कहते हैं परमितास। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज नॉट अ स्कूल ऑफ थॉट एंड दिस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ आई होप आप समझ गए, आंसर इसका चार्ली है, यानी कि ऐसे एक्शंस जो आपको लेने पड़ते हैं एक बोधिसत्व बनने के लिए, उसे आप परमितास कहते हैं। ऑलराइट, तो बाकी देखते हैं बाकी तीनों में गलतियां क्या है। क्या अर्लीस्ट धर्मशास्त्र व रिटन इन एफोरिस्टिक स्टाइल? आंसर इज नो। देखो, एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब है अगर आप मंत्रों के स्टाइल में लिखोगे, मंत्र के फॉर्मेट में लिखोगे तो उसे कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। लेकिन जो स्टार्टिंग के धर्मशास्त्र टेक्स्ट है ना, उनको बेसिकली पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसे प्रोज कहते हैं। छोटे छोटे प्रोजेस में लिखा गया, छोटे छोटे पैराज में लिखा गया, ठीक है। सेकेंड, फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। देखो, फिलोसॉफिकल स्कूल्स नॉर्मली हिंदुइज्म में थे। हिंदुइज्म में ऐसा कोई स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं है जिसने वेद को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज हिंदुइज्म का बेस ही वो है कि वो वेद को मानता है, तभी वो हिंदुइज्म है, राइट। सो ऐसा कोई फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं है जो बेसिकली अथॉरिटी ऑफ द वेदास को ना माने। थर्ड, हमने देख ही लिया है कि परमितास क्या है। और फोर्थ है जो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स हैं अर्लियर मिडिवल साउथ इंडिया। देखो, उनके कुछ नाम हैं जैसे कि गत्रिगास, नागराथर, सेटीज, कवराई, ये सब है बेसिकली उन गिल्ड्स के नाम, राइट। परमितास इज नॉट अ नेम। I hope it is clear. Alright, let's move to the next question. यहाँ हम बेसिकली ऑलराइट आंसर एक बार हम देख लेते हैं इसका। आंसर चार्ली सही है। ऑलराइट, ठीक है, चार्ली जो हमने देखा था अब यहाँ पर परफेक्शंस, जिसके कारण बोधिसत्व आप बन सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 सेज विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। 4 किताबों के नाम लिखे हुए हैं, नीति प्रकरण, परिशिष्ट पावन, अवदांत अष्टक एंड त्रिष्टि लक्षण महापुराण, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैन टेक्स्ट। इन चारों में से कौन कौन से जैन किताबें हैं? देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको अलग अलग टाइप के जैन किताबों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स बिकॉज ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद नहीं होंगी, बिकॉज नाम से पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पर अगर आप आंसर देखिए, द आंसर विल बी परिशिष्ट पावन और ये वाला त्रिशा शक्ति स्थलन महापुराण, ठीक है। ये दोनों जो है वो जैनिज्म से रिलेट करते हैं। नीति प्रकरण बुद्धिज्म से रिलेट करता है और अवदांत अष्टक बुद्धिज्म से रिलेट करता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको इसको याद कर लेना है। नीति प्रकरण बुद्धिज्म से रिलेटेड है, परिशिष्ट पावन जैनिज्म से, अवदांत अष्टक बुद्धिज्म से, और ये वाला महापुराण जो है ये जैनिज्म से रिलेट करता है, ठीक है। दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो विद रेफरेंस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2022 के अंदर ही पूछा गया था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 नाम दिए हुए हैं और वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगेन तो यूपीएससी में क्या हिंट दे रहा है कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन स्कॉलर्स हैं, ठीक है। डोंट नीड टू गो टू मच डीप कि किसने क्या किताब लिखी है, ये सब इफ यू कैन रिमेंबर दैट इज गुड, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जैनिज्म के स्कॉलर्स के नाम क्या है, बुद्धिज्म में कौन कौन स्कॉलर्स है, वैष्णव स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो यहाँ बोल रहे हैं आर्यदेव, क्या आर्यदेव एक जैन स्कॉलर है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है दिग्नगा, क्या दिग्नगा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है। थर्ड इज क्या नाथ मुनि एक वैष्णव स्कॉलर है। अब देखो, नाथ मुनि को नाथ देव के साथ करेक्ट नहीं करना है। नाथ देव कौन थे, याद है आपको? अवलोकितेश्वर जो है, अवलोकितेश्वर जिनका नाम पद्मपाणि भी है, जो एक बोधिसत्व है, उनका एक नाम क्या है? नाथ देव, राइट। बट यहां पर जो वर्ड है वो नाथ मुनि है, ठीक है। सो देखो, पहली चीज तो क्या आर्यदेव जैन से कनेक्ट करते हैं? द आंसर इज नो। आर्यदेव एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, ठीक है, पहली चीज तो। दूसरा, दिग्नगा जो है क्या वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है? द आंसर इज यस। एंड नाथ मुनि क्या एक वैष्णव स्कॉलर है? द आंसर इज यस, ठीक है। सो यहां पर 2 सही हैं, दिग्नगा सही है और नाथ मुनि सही है। सो कितने पेयर सही हैं? तो ओनली 2 पेयर्स। द आंसर शुड बी चार्ली। ऑलराइट, द आंसर इज चार्ली। देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। 2 and 3 आर करेक्ट, यानी कि दिग्नगा नाथ मुनि सही है, दैट इज करेक्ट। एंड जो बेसिकली आर्यदेव है, ठीक है, आर्यदेव बेसिकली देखिए यहाँ पर यह आर्यदेव जो है वो एक महायाना बुद्धिस्ट के एक मॉन्क हुआ करते थे, सो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है वो, ठीक है, नॉट अ जैन स्कॉलर।
आई होप दिस इज क्लियर। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस टाइप की क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो अगले 2 क्वेश्चन है ये दोनों 2023 के अंदर यानी कि लास्ट ईयर आए हैं, तो इससे आपको एक और आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप की क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला क्वेश्चन सेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज ध्यान कटका which flourished at a prominent Buddhist center under the Mahashangikas located। So ध्यान कटिका नाम का एक प्लेस है, वो कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा है। क्या वो आंध्रा में है, गांधार में है, कलिंग में है या फिर मगध में है। ठीक है, ये सिंपल पूछा हुआ है। ऑलराइट, देखो एक ही समझो, ध्यान कटिक को आप समझोगे ना अगर, तो बुद्धिज्म में आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के आने से पहले जो उससे पहले जो प्रीवियस बुद्धास थे, प्रीवियस बुद्धास, उन प्रीवियस बुद्धा में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धास जो थे ना, उनका जो बेसिकली बर्थ हुआ था, उनके एनलाइटनमेंट कहाँ हुई थी, वो सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर माना जाता है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा रीजन है जो कि प्रीवियस बुद्धास के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, प्रीवियस बुद्धास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीवियस बुद्धास में स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धा थे, उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था एट अ प्लेस कॉल्ड अमरावती। एंड जो उनको एनलाइटनमेंट मिली थी, राइट, मतलब जहां पर उन्होंने पहली स्पीच अपनी देखी, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज ध्यान कटका, मतलब जहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था, बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। ठीक है, सो ध्यान कटका आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और आंध्र प्रदेश के अंदर 2 मेन एरियाज हैं बुद्धिज्म के, एक का नाम है अमरावती एंड एक का नाम है बेसिकली ध्यान कटका। अमरावती में प्रीवियस बुद्धा की बर्थ हुई थी और ध्यान कटा में उनको एनलाइटनमेंट मिला था ध्यान लगाकर। ठीक है, सो यहाँ से क्या पता चला, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट द रीजन्स, द प्लेसेस रिलेटेड विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट, उस पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में बात कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन सेज souls are not only the property of an animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects। मतलब बाकी रिलीजन जिन चीज़ों को जिंदा नहीं मानते, लिविंग नहीं मानते हैं, कौन सा ऐसा रिलीजियस सेक्ट है एंशिएंट इंडिया का जो उनको भी जीवित मानता है कि उनके अंदर भी सोल होते हैं। आई होप आपको याद होगा, हमने पीछे डिस्कस किया है, जैनिज्म इज द वन। जैनिज्म ये मानता है कि हर एक नॉन लिविंग के अंदर एक छोटा ही सही बट सोल जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दैट इज वाई आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैनिज्म जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बुद्धिज्म के ऊपर जो कि प्लेसेस से लोकेटेड है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो जैनिज्म के ऊपर पूछा गया है और उसके अंदर उसका फीचर बताया पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैनिज्म का फीचर जो है वो यहां पर पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आज के इस पीवाईक्यू डिस्कशन से आपको एक आइडिया लग गया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रिपेयर करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट, कहां पर डीप में जाना है, कहां पर डीप में नहीं जाना है। दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप दैट आज के इस डिस्कशन से यू विल बी हाईली बेनिफिटेड एंड यू विल गेट अ न्यू आइडिया एज टू हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ नॉट टू, राइट। सो I hope this particular video was very beneficial to you and it will help you in the upcoming prelims examination. Please keep preparing very very hard. Don't leave any stone unturned and अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए that you will clear this examination for sure. All the very best for the examination. All the very best for your preparation. Keep working very very hard and let me know if I can support you in any way. Thank you so much for listening. Stay tuned for